अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब जो टॉपिक हमने कवर करना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एट फर्स्ट ये बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता ये टॉपिक। तो इस टॉपिक का नाम है एक्यूट फेज प्रोटीन्स। सबसे पहले इसका मतलब क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक्यूट फेज प्रोटीन्स ऐसे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन विद इन द ब्लड चेंज होती है जब भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो। तो उसके लिए आप उससे पहले तो ये पता चाहिए कि इन्फ्लेमेशन क्या है। देखिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एल्ब्यूमिन्स हैं, अल्फ़ा हैं, बीटा हैं और गैमा हैं। गैमा प्राइमरीली इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, एंटीबॉडीज़ हैं। जैसे मैं यहाँ पे इन्फ्लेमेशन की बात कर रही हूँ, अगर ये इन्फ्लेमेशन इन रिजल्ट टू सम एंट्री ऑफ बैक्टीरिया या वायरस हो, तो इससे हम कह सकते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बढ़ जाएँगे, ताकि वो उनके ऊपर एज़ अ मार्कर काम करे ऑन द वायरसेस और ऑन द बैक्टीरिया। तो उनकी जो बॉडी के अंदर लेवल्स होंगे वो बढ़ जाएँगे। तो ये प्राइमरीली वो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन बॉडी में इन्फ्लेमेशन के नतीजे में बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं। ये अब हम आगे पढ़ेंगे कि उनमें से किन की जो लेवल्स हैं वो इंक्रीज़ होती हैं और किन के लेवल्स जो हैं वो डिक्रीज़ होते हैं। इन्फ्लेमेशन क्या है? इन्फ्लेमेशन एक यूँ कह सकते हैं कि ऐसा सेट ऑफ इवेंट्स है जो कि होता है बॉडी में जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी के जो बैरियर्स ऑफ डिफेंस हैं उन्हें क्रॉस करके आपकी बॉडी के अंदर आ जाए। फॉर एग्जांपल सबसे पहला बैरियर तो स्किन है, तो उसमें भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई भी स्किन टाइप हो, कोई भी स्किन कलर हो, हमें पता है कि सूरज से जो आने वाला स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर जो रेज़ हैं उनमें से स्पेसिफिकली जो यूवी रेज़ हैं, चाहे वो यूवीए हों या यूवीबी रेज़ हों, वो हमारी स्किन के लिए अच्छी नहीं होती। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो डार्क स्किन है वो टैन्ड हो जाती है इन यूवी रेज़ की वजह से, या जो वाइट स्किन टोन के लोग होते हैं वो बर्न हो जाते हैं, उनकी स्किन रेड हो जाती है। तो ये प्राइमरीली स्किन इन्फ्लेमेशन है कि स्किन रिएक्ट कर रही है उस डैमेज पे जो यूवी रेज़ ने बॉडी को किया है। तो देखें, इन्फ्लेमेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि स्पेसिफिकली किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हो रही है। अब देखें, यूवी एक रेज़ है जिनके नतीजे में आपकी स्किन में इन्फ्लेमेशन हो गई, तो रेस की वजह से भी हो सकती हैं। वो कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी कीड़े वगैरह ने काटा जिसकी वजह से आपकी जो फॉर एग्जांपल आपको किसी चूंटी ने आपके हाथ पे काट लिया, तो आप देखते हैं कि थोड़ी देर बाद हाथ की वो जगह थोड़ी सी लाल हुई होती है, थोड़ी सी गर्म होती है और वो जगह थोड़ी सी स्वेल हुई होती है और आपको वहाँ पे दर्द भी होता है। तो ये प्राइमरीली 4 चीज़ें हैं जिनका होना इन्फ्लेमेशन में मस्ट है, जिसे हम कैलोरी की जो टर्म है ना एनर्जी के लिए एज अ यूनिट इस्तेमाल की जाती है। तो कैलर यहाँ पे प्राइमरीली हीट एनर्जी को डिस्क्राइब करता है कि जिस जगह पे इन्फ्लेमेशन होती है वो लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेशन हो सकती है बॉडी की। इसमें आपको एग्जांपल देगा, आपको चूंटी ने किसी हाथ पे काट लिया है तो वो जगह जो है आपकी वो थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। उसकी रीज़न ये है कि उस जगह पे वेज़ो डायलेशन होती है और वहाँ से हीट रेडिएट हो रही होती है। उस जगह पे क्योंकि वेज़ो डायलेशन हो चुकी होती है तो जो स्पेसेस होती हैं बिटवीन द सेल्स ऑफ एंडोथेलियम, जो आपके ब्लड वेसल्स है उसकी, तो फिर वहाँ से जो फ्लूइड है वो ज़्यादा निकल रहा होता है, तो उसकी वजह से उस जगह पे एडिमा भी हो जाता है। इसके अलावा जो रेडनेस है उसमें भी जो है वो रेड ब्लड सेल्स का रोल है कि जब वहाँ पे वेज़ो डायलेशन हो गई है तो उस जगह रेड ज़्यादा होगी। या पेन भी उस जगह पे होता है, उस जगह के जो नोसिसेप्टर्स होते हैं प्राइमरीली पेन रिसेप्टर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो ये है प्राइमरीली इन्फ्लेमेशन, सेट ऑफ इवेंट्स जो कि उन फैक्टर्स की वजह से होता है जो कि आपकी बॉडी को जो है वो इन इवेंट्स पे अकर होते हैं। यानी कि आपकी बॉडी के अंदर ये 4 जो पक्के सिम्टम्स हैं होने हैं इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट के अंदर। अब लाजमी नहीं है अगेन कि वो सिर्फ बैक्टीरिया या वायरस हो। मैं जैसे कि बता चुकी हूँ वो रेस की वजह से भी हो सकता है, जैसे यूवी रेस। एक्यूट फेज प्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जिनकी कंसंट्रेशन बॉडी में ऊपर या नीचे होती है इन केस ऑफ इन्फ्लेमेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो गया है, आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या वायरस आपकी फर्स्ट लाइन्स ऑफ डिफेंस वगैरह को यानी कि पास करते हुए आपकी बॉडी के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो इन बैक्टीरिया वगैरह को जब आपके सेल्स रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उनकी रिस्पॉन्स पे डिफरेंट केमिकल्स रिलीज़ कराएंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके मैक्रोफेजेस भी आपकी ब्लड वेसल से बाहर आ जाएँगे, उस लोकलाइज़्ड टिश्यू के पास पहुँच जाएँगे, तो वो एक स्पेसिफ़िक टाइप ऑफ केमिकल को रिलीज़ कराते हैं, इसका नाम होता है इंटरल्यूकिन। ये इंटरल्यूकिन जो है ना, डिफरेंट फंक्शंस के साथ इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि जो आपका ब्रेन है, उसका जो लिम्बिक सिस्टम है, उसका एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस जो है ना, ये 2-3 चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक है कि ये थर्मोरेगुलेटर है, यानी कि आपकी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है ना 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट, इसे मेंटेन करके रखता है। लेकिन आपकी बॉडी में क्योंकि आपको वायरसेस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी चाहिए, आपने उनके अगेंस्ट लड़ना है, तो इसके लिए आपका बॉडी जो सेट पॉइंट है इसे ऊपर ले जाता है, इसकी वजह से आपको फ़ीवर होता है। लेकिन ये बात हमेशा याद रखिएगा कि अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए और आपके ब्लड के अंदर उतनी ही अमाउंट ऑफ आयरन मौजूद हो जितनी नॉर्मली होती है। देखें, आपके जो ब्लड है, मैं अगेन बार-बार कहा कि बहुत सारे कंपोनेंट्स ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट नहीं करते। उनको अपने साथ लेके चलने के लिए, उनका जो ट्रांसफ़र करने के लिए ब्लड के अंदर ऑलरेडी ग्लोबुलिन्स मौजूद होते हैं। इसमें आपको पता है प्रोजेस्टेरोन के लिए ऑर्सोम्यूकॉइड मौजूद होता है आपके ब्लड के अंदर। इसी तरह जो रेटिनॉइड्स होते हैं, विटामिन ए डेरिवेटिव्स जैसे रेटिनॉल, रेटिनॉल्डिहाइड या रेटिनोइक एसिड, इसमें जो रेटिनॉल है उसके लिए रेटिनॉल बाइंडिंग प्रोटीन होती है। जो स्टीरॉइड्स आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल जो आपकी किडनीज़ के ऊपर जो आपके एड्रीनल्स पड़े होते हैं, उनमें जो एड्रीनल कॉर्टेक्स होते हैं, ये आपके स्टीरॉयड हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरोन। तो ये आपके ब्लड में फ्रीली सर्कुलेट नहीं करते, बल्कि इनके लिए आपके ब्लड के अंदर कुछ ग्लोबुलिन्स मौजूद होते हैं जो इनको अपने साथ बाइंड कराते हैं और फिर सर्कुलेट कराते हैं। इसी तरह जो आपकी बॉडी के अंदर आयरन है वो फ्री सर्कुलेट नहीं करता, उसके लिए एक आपकी बॉडी के अंदर बीटा ग्लोबुलिन होता है, इसे हम ट्रांसफेरिन बोलते हैं। ये ट्रांसफेरिन प्राइमरीली आपकी ब्लड के अंदर जो आयरन है उसको सर्कुलेट कराता है। अब आपने अपनी डाइट के ज़रिए अपने अंदर आयरन लिया, आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें आपका आयरन एब्जॉर्ब भी हो गया, ठीक है। अब जब वो एब्जॉर्ब हुआ आपके इंटेस्टिनल सेल्स या एंटीरोसाइट्स में गया, उससे उसने आगे जाना है ब्लड के अंदर। जब वो ब्लड के अंदर जाता है तब वो फ्रीली ब्लड में सर्कुलेट नहीं करता, बल्कि ट्रांसफेरिन के साथ बाइंड कर जाता है और ट्रांसफेरिन उसे उस जगह पे लेके जाता है जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल आपके बोन मैरो के अंदर आयरन की जो कंजप्शन है, जो यूसेज होता है, वो इसलिए होता है ताकि उसे रेड ब्लड सेल्स के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जिसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं, उसमें इस्तेमाल किया जा सके। अब ये जो ट्रांसफ़र है ना, ये आयरन को हर उस जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे आयरन की ज़रूरत होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बोन मैरो में जो आपके सेल्स की प्रोडक्शन है, आपके रेड ब्लड सेल्स की सिंथेसिस भी यहीं होती है। आपके वाइट ब्लड सेल्स की भी, और जो मेगा कैरियोसाइट है, जो बाकी आगे जाके जो फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, जिन्हें हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, उनकी भी प्रोडक्शन बोन मैरो के अंदर ही हो रही होती है। तो अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से हम ये भी कहते हैं एनीमिया हो गया। तो यानी आयरन इन द फॉर्म ऑफ हीम या Fe2+ जो ना हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है, जो हीम होता है, और इसके अलावा ग्लोबिन पार्ट होता है जो कि 574 अमीनो एसिड पे कंसिस्टेड होता है, जिसमें 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स शामिल होती हैं। तो ये होता है ट्रांसफेरिन, जो कि आपकी आयरन को लेके जाता है हर उस बॉडी पार्ट के पास, टिश्यूज़ के पास जहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन की बात करें, तो इसमें अगर आपका ट्रांसफेरेंस ज़्यादा होगा तो उससे होता नुकसान ये है कि आपकी जो बैक्टीरियल या वायरल ग्रोथ है वो बढ़ जाती है। यानी कि स्पेसिफिकली अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दो और आयरन की भी नॉर्मल अमाउंट ही ब्लड में या प्लाज्मा में हो, तो उससे बैक्टीरिया उल्टा मल्टीपल टाइम्स ग्रो करते हैं। जितना उन्हें नॉर्मली ग्रो करना होता है उससे ज़्यादा उनका ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। फिर फीवर का तो कोई फ़ायदा ना हुआ। आपकी बॉडी ऑलरेडी लॉस में है, तो उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। ये उसकी मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स की वर्किंग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर है। एक तो टेम्परेचर बढ़ा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी की डिफरेंट एंजाइम्स इफेक्ट हुई। फिर ऊपर से अगर आप यानी कि अपने जो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है वो मज़ीद बढ़ रहा है क्योंकि उनकी जो रिप्रोडक्शन है वो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा हो गई, तो इससे तो ओवरऑल बॉडी लॉस में जाती है। तो उसके लिए बॉडी करती ये है कि ट्रांसफेरिन की अमाउंट को कम कर देती है। इसी के साथ अगर मैं एक और एक्यूट फेस प्रोटीन की बात करूँ तो वो है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन और ट्रांसफेरिन 2 नेगेटिव एक्यूट फेस प्रोटीन हैं, मतलब इनके जो लेवल्स हैं ना प्लाज्मा के अंदर वो रिड्यूस हो जाते हैं ड्यूरिंग एनी इन्फ्लेमेशन।
ठीक है, बॉडी का ये रिस्पॉन्स होता है कि इन दोनों की जो लेवल्स हैं, जो कंसंट्रेशन है, जो अमाउंट्स हैं, वो इन्फ्लेमेशन के दौरान कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम एक और एक्यूट फेज़ प्रोटीन की जो एक इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं, उसकी बात करें, तो इसका बेसिकली ये है कि ये जो प्रोटीन है, ये प्राइमरीली बनती लिवर के अंदर है और इसका जो रोल है वो ये है कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई बैक्टीरिया एंटर करता है, तो हम बेसिकली पढ़ के आते हैं कि बैक्टीरिया के ऊपर 2 लेयर्स सेल मेम्ब्रेन से ऊपर और सेल वॉल के ऊपर होती हैं, हम कहते हैं स्लाइम और कैप्सूल भी होती है। तो जो कैप्सूल होते हैं उसके कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर जाके ये प्रोटीन जो है वो अटैच हो जाती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो रिकग्नाइज़ हो जाता है बॉडी से। ये जो CRP है, इसकी कंसंट्रेशन स्पेसिफिकली ड्यूरिंग द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो इन्फ्लेमेशन इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगी, उसमें हाई हो जाती है। तब CRP की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और ये बंद हमारे लिवर में रही होती है। तो एक ऐसी प्रोटीन है जिसकी कंसंट्रेशन या लेवल्स बॉडी में इन्फ्लेमेशन के दौरान बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका लिवर इसे ज़्यादा बनाता है ताकि ये बैक्टीरियल कैप्सूल के ऊपर जाके अटैच हो जाए। अब होता ही है कि जिन लोगों की सर्जरी हुई होती है, तो उनके अंदर एकदम से इसके लेवल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जब भी लोगों की सर्जरीज़ करवाई जाती हैं। उसके देखा ये जाता है कि उसके तकरीबन 7 से 10 दिन बाद वो अपने नॉर्मल लेवल्स पे आना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर वो फिर भी ना नॉर्मल लेवल्स पे आए, कम ना हो या फिर मज़ीद बढ़ता जा रहा हो, तो सर्जन्स इसके लेवल से अंदाज़ा ये लगाते हैं कि कहीं सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जिकल जो आपका टाइम पीरियड है उसके अंदर आपको कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा आफ्टर सर्जरी। तो ये है सब एक्यूट फेस प्रोटीन्स के बारे में इनका बेसिक कंसेप्ट, कि कुछ प्लाज्मा के प्रोटीन्स जो हैं आपकी बॉडी के अंदर उनके लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं। बेसिकली बॉडी का सर्वाइवल मैकेनिज़्म है कि कुछ चीज़ों की लेवल्स को आपको बढ़ाना या कम करना पड़ता है। जैसे ट्रांसफेरिन को कम करना पड़ता है ताकि बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा ना हो जाए, एल्ब्यूमिन को कम करना पड़ता है, CRP बढ़ जाता है इन रिस्पॉन्स टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये है हमारी बॉडी के एक्यूट फेस प्रोटीन्स। इनमें से CRP बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव एक्यूट फेस प्रोटीन्स वो होंगी जिनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है इन रिस्पॉन्स टू इन्फ्लेमेशन, जबकि नेगेटिव एक्यूट फेस प्रोटीन्स वो होंगी जिनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, लाइक ट्रांसफेरिन एंड एल्ब्यूमिन।